ब्रिटिश घुसपैठियों के हाथों 1757 की बंगाल पराजय के बाद 100 वर्ष तक भारत के लोग अपनी खोई हुई आज़ादी वापस पाने के लिए कठिन और त्रासद लड़ाइयों के लंबे दौर में उलझे रहे। स्वतंत्र नागरिकों के रूप में अंतिम लड़ाई उन्होंने आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के परचम तले 1857 में लड़ी, लेकिन उनका तमाम शौर्य और आत्म बलिदान निष्फल रहा। भाग्य और नेतृत्व की खामियां ने उन्हें निर्णायक रूप से ढाकर दस्ताबद्ध कर दिया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हमारी हार के बाद 1898 में भारत का प्रशासन सीधे तौर पर ब्रिटिश ताज ने संभाल लिया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद योजनाबद्ध तरीके से भारत पर शिकंजा कसने में जुट गया। फलस्वरूप समकालीन भारतीय इतिहास में एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ। 1857 के बाद के 90 क्रांतिकारी वर्षों में से सुभाष चंद्र बोस के जन्म वर्ष 1897 का अपना ही महत्व है। इससे 40 वर्ष पूर्व भारतवासियों ने अपना पहला सशस्त्र स्वाधीनता संग्राम छेड़ा था और 45 वर्ष बाद स्वयं सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अंतिम सशस्त्र संघर्ष की कमान संभाली। 1897 में जिन दिनों महारानी विक्टोरिया के राज का स्वर्ण समारोह मनाया जा रहा था, उड़ीसा के एक मामूली शहर में भारत का वह अनूठा स्वतंत्रता सेनानी जन्म ले रहा था, जिसे 45 वर्ष बाद ब्रिटिश राज की नींव तक हिला देनी थी। सुभाष का जन्म वर्ष वस्तुतः भारतवासियों के अपने गौरवशाली मुक्ति संघर्ष का मध्य बिंदु है। सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकीनाथ बोस यो तो बंगाल के 24 परगना जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे, लेकिन वकालत जमाने के लिए कटक आ बसे थे। कालांतर में उड़ीसा की राजधानी बनने वाली कटक उन दिनों बंगाल प्रेसिडेंसी के दूरस्थ अंचल का एक छोटा सा कस्बा था, जिसका कलकत्ता से रेल संबंध तक नहीं था। जानकीनाथ द्वारा जीविका के लिए कटक की ओर रुख करना अपने आप में एक जोखिम था, मगर भाग्य देवी साहसिकों की चेरी होती है। अतः सुभाष चंद्र के जन्म के समय अपने नए वतन में जानकीनाथ अपनी वकालत के शिखर तक पहुंच चुके थे। वे सरकारी वकील बन गए थे और कटक नगर पालिका के प्रथम गैर सरकारी अध्यक्ष भी चुने गए। 1912 में वे बंगाल विधान परिषद के सदस्य बने। जब वे सरकारी वकील थे, तब भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में जाते रहते थे, जिससे उन्हें समय समय पर अफसरों की अप्रसन्नता का शिकार होना पड़ता था। 1930 में जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा और ब्रिटिश सरकार ने सरेआम आतंक और दमन का मार्ग अपना लिया, तो जानकीनाथ ने उसके विरोध स्वरूप अपने खिताब राय बहादुर का परित्याग कर दिया। वे एक महान लोक सेवक और धर्मप्राण व्यक्ति थे तथा खादी, स्वदेशी और राष्ट्र शैक्षिक संस्थानों के जबरदस्त हिमायती थे। उनके दो बेटे शरत और सुभाष ने खुद को कांग्रेस और राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया, तो पिता ने दोनों को हार्दिक सहयोग दिया। सुभाष की मां प्रभावती हटखोला उत्तरी कलकत्ता के एक परंपरावादी दत्त परिवार से आई थी। वे 8 पुत्रों और 6 बेटियों की जननी थी, जिनमें से सुभाष 9वें स्थान पर थे। वे दृढ़ इच्छा शक्ति की स्वामिनी थी और वास्तविकता के प्रति प्रखर सूझबूझ तथा अचूक व्यवहार कुशलता की धनी थी। समूचे घरेलू कारोबार पर उनका वर्चस्व था और वे अपने विशाल परिवार का संचालन अनुकरणीय क्षमता से करती थी। देश के स्वतंत्रता को समर्पित अपने 2 बेटों शरत और सुभाष को तमाम कष्टों और बलिदानों से गुजरना पड़ा, मगर मां और पिता ने इस दौरान अद्भुत धैर्य से काम लिया। दिसंबर 1921 में जब उन्हें सुभाष की पहली गिरफ्तारी की खबर मिली, तो पिता ने बड़े बेटे शरत को एक पत्र लिखकर कहा कि उन्हें सुभाष पर गर्व है और तुम सब पर गर्व है। मां की टिप्पणी थी कि गिरफ्तारी की उम्मीद तो वे
रोज ही करती थी, क्योंकि महात्मा गांधी के आत्मत्याग के सिद्धांत में वे आस्था रखती और मानती है कि इसी से देश को स्वराज मिलेगा। बोस परिवार का वंश वृक्ष 27 पीढ़ियां पुराना है, जिसका बीजारोपण किया था दशरथ बोस ने। दशरथ बोस के वंशज कलकत्ता के दक्षिण में करीब 14 मील दूर महीनगर गांव में आ बसे और महीनगर वाले बोस कहलाने लगे। दशरथ बोस की 11वीं पीढ़ी में जन्मे विलक्षण व्यक्तित्व महीपति बोस से प्रभावित होकर बंगाल के नवाब ने उन्हें अपने वित्त और युद्ध विभाग का मंत्री बना दिया। महीपति को नवाब ने सुबुद्धि खान का खिताब दिया और शाही कद्रदानी के तौर पर एक जागीर दी। यह जागीर आज भी सुबुद्धिपुर कहलाता है। महीपति के पड़तोते गोपीनाथ बोस भी असाधारण मेधा और क्षमता के स्वामी थे और 15वीं शताब्दी के अंत में सुल्तान हैदर शाह के वित्त मंत्री एवं जल सेनापति बने थे। उन्हें पुरंदर खाल का खिताब मिला और उनकी जागीर, जो महीनगर से ज्यादा दूर नहीं है, आज एक पुरंदरपुर कहलाती है। चूंकि पुरंदर और उनके पुरखे पीढ़ियों तक वजीर रहे थे, इसलिए प्रभाव और प्रतिष्ठा खानदान के कदम चूमते रहे। और चूंकि पुरंदर महीनगर वासी थे, इसलिए महीनगर दक्षिण बंगाल के कायस्थों का हृदय स्थल बन गया। पुरंदर ने एक महान समाज सुधारक के रूप में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने 1 लाख से भी अधिक लोगों का सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें कायस्थ समाज की घिसी पिटी परिपाटियों को सुधारने और समूची बिरादरी को एकजुट करने के तरीकों पर विचार विमर्श हुआ था। इस विशाल जमावड़े को शुद्ध पेयजल जुटाने के लिए पुरंदर ने एक लंबा चौड़ा तालाब खुदवाया, जिसके लिए भारी तादाद में मजदूर जुटाए गए। काम के बाद रोज शाम को ये मजदूर महीनगर से लगे एक स्थान पर अपनी कुदालें सुरक्षित रख देते। कालांतर में यह स्थान कुदालिया नाम से विख्यात हुआ। इसी कुदालिया गांव में जानकीनाथ का जन्म हुआ और यही आखिरकार उनके परिवार का मुकाम बना। जानकीनाथ और सुभाष समेत उनकी संतति का कुदालिया से गहरा लगाव रहा। जानकीनाथ ने जीवन के अंत तक अपने गांव से गहरा रिश्ता बनाए रखा और उसके उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे। दुर्गा पूजा पर वे खुद और उनके बाल बच्चे हमेशा यहीं होते तथा बंधुओं और बिरादरी से अपना भाईचारा मजबूत करते। महज 15 वर्ष की उम्र में सुभाष ने अपने इस पुश्तैनी गांव की बाबत मां प्रभावती के हृदय को उद्दलित कर देने वाला पत्र लिखे थे। शरद चंद्र ने पिता के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपनी सामर्थ्य को लांघ कर भी कुदालिया में ग्रामीण पुनरुत्थान को बढ़ावा दिया था। बोस परिवार के अलावा नन्हे से कुदालिया गांव ने भारत की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले समर्पित देशभक्तों और क्रांतिकारियों का एक पूरा परिवार उत्पन्न किया था। इसे में से एक थे मानवेंद्रनाथ राय। यह भाग यही समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे सुभाष चंद्र बोस की शिक्षा के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।